आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के तमाम न्यूमेरिकल्स। यानी आज की इस वीडियो में हम तमाम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स करेंगे, अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे और सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे यूनिट नंबर 2 के। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास 2.1 है। फाइंड द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हमसे कहा है कि हमें रेडियस मालूम करना है इलेक्ट्रॉन का चौथे ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के। तो स्टूडेंट्स हम डेटा बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ़ ऑर्बिट को n से रिप्रेजेंट कराया है, स्मॉल n से, और इसकी वैल्यू कितनी है 4। और क्योंकि स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो एटॉमिक नंबर को मैंने z से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 1। और स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर बोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है ए नोट की, कितनी 0.529 एंगस्ट्रॉम। और बोर्स कांस्टेंट क्योंकि हमारा यूज़ होगा फार्मूले में, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और हमें रेडियस मालूम करना है, रेडियस को मैंने r से रिप्रेजेंट करवाया है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रेडियस का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है, बोर्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर डिवाइड बाय z। अब हम बोर्स कांस्टेंट की, n की और z की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बोर्स कांस्टेंट की जगह मैंने रखा 0.529 और इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, n का स्क्वायर। n की वैल्यू क्या थी 4, 4 का स्क्वायर, और डिवाइड बाय z की वैल्यू क्या है 1। अब स्टूडेंट्स मैंने 0.529 को मैंने सेम रखा और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 ज़ा 16। इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास रेडियस आ गया फोर्थ ऑर्बिट का कितना, 8.464 एंगस्ट्रॉम। और रेडियस का यूनिट स्टूडेंट्स अगर हम एटम की बात करें तो क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास आंसर आ गया एग्जाम्पल नंबर 2.1 का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.2। एग्जाम्पल नंबर 2.2 में हमसे क्या कहा गया है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमसे कहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम करनी है एल शेल में हाइड्रोजन एटम के। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा सबसे पहला शेल हमारा होता है के, और के के लिए हमारे पास एन की वैल्यू होती है, ऑर्बिट की वैल्यू होती है 1। के बाद आता है एल, तो एन की वैल्यू हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। यानी हमें सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी मालूम करनी है इलेक्ट्रॉन की। और साथ में हमें के की वैल्यू बताइए, के हमारा यहाँ पर कांस्टेंट होगा जो कि फार्मूले में हम यूज़ करेंगे। के की वैल्यू हमें बताइए 2.178 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 जूल पर एटम। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स का। तो एल शेल को मैंने रिप्रेजेंट कराया है एन से, एन हमारा शो कर रहा है एल शेल को, और इसकी वैल्यू क्या है 2, क्योंकि के बाद आता है एल शेल, तो एन की वैल्यू होगी 2। और के की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, वो मैंने एज इट इज़ रख दी, 2.178 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 जूल पर एटम। और एनर्जी हमें मालूम करनी है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एनर्जी का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या होगा, -k डिवाइड बाय एन स्क्वायर। के की और एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने माइनस की साइन को एज इट इज़ रखा। के की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2.178 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 और डिवाइड बाय एन का स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या है 2, यानी 2 का स्क्वायर। मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। मैंने न्यूमरेटर की वैल्यू को सेम रखा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने डिवाइड किया तो ई की वैल्यू आ गई -54.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -20। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, 54.4 को लिखा साइंटिफिक नोटेशन में, तो पॉइंट को मैं शिफ्ट करूँगा 5 के बाद। तो पॉइंट को मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर क्या आएगी 1, क्योंकि पॉइंट को मैंने एक डिजिट के बाद शिफ्ट किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। तो 54.4 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस की साइन मैंने एज इट इज़ लगाई। 54.4 की जगह मैंने लिखा 5.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -20 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बेस सेम है जो कि 10 है, तो पावर यहाँ पर क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो फिर मैंने क्या किया, -5.44 को सेम रखा, मल्टीप्लाई कराया। बेस सेम है तो बेस को मैंने यानी 10 को एक बार लिखा और मैंने सब्ट्रैक्ट करा दिया 1 -20। तो फाइनली हमारे पास एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की कितनी, -5.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल। क्योंकि एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो लिहाजा मैंने यूनिट लिख दिया जूल। तो यही स्टूडेंट आंसर है एग्जाम्पल नंबर 2.2 का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.3। हमसे कहा है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन। हमें वेव नंबर मालूम करना है फोटोन का। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जंप करता है फोर्थ ऑर्बिट से कहाँ पर, सेकंड ऑर्बिट में। और साथ में हमें आर एच यानी रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बताइए कितनी, 1.09678 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 पर मीटर।
तो स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। मैंने n1 की वैल्यू यहाँ पर ली है 2 और n2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर ली है 4, क्योंकि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर रहा है फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, तो कम वाली वैल्यू को आपको लेना है n1 की वैल्यू और ज़्यादा वाली वैल्यू को आपको लेना है n2 की वैल्यू। और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है, वो मैंने एज इट इज़ लिख दी। रेडबर्ग कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कराते हैं RH से। कितनी वैल्यू होती है 1.09678 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 पर मीटर। और हमें वेव नंबर मालूम करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर v के ऊपर आप एक बार लगा देना। बार मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है, लेकिन जब आप इसको पेपर में सोल्व करो या फेयर करो या आप जब इसको नोट करो तो यहाँ पर एक बार लगा देना। वेव नंबर को हम v से रिप्रेजेंट कराते हैं, मालूम करना है, और साथ में यहाँ पर बार भी आएगी। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वेव नंबर का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है RH मल्टीप्लाई बाय 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले मैं n1 और n2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। RH क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको मैं पुट करूँगा लास्ट में, तो RH को मैं सेम रख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, RH को मैंने सेम रखा। n1 की वैल्यू मैंने पुट की 2 यानी 2 का स्क्वायर, और n2 की वैल्यू मैंने पुट की 4 यानी 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर n1 का भी स्क्वायर है और n2 का भी स्क्वायर है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। तो स्टूडेंट्स RH की वैल्यू को मैंने सेम रखा। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो हमारे पास वैल्यू आ गई ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/16। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी आप वेव नंबर के ऊपर बार लगा देना। आगे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने एक बार फिर से लिख दी। अब हम एलसीएम लेते हैं। 4 और 16 का एलसीएम क्या आएगा 16 आएगा। 4 के टेल में 16 आता है 4 से, तो 4 1 जा क्या हो जाएगा 4। माइनस की साइन मैंने एज इट इज़ लगाई। 16 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 1, तो हमारे पास आ गया -1। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचा 3, यानी 3 डिवाइड बाय 16। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, RH की वैल्यू पुट की और 3 को जब मैं डिवाइड करूंगा 16 से तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.1875। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा देता हूं तो मेरे पास वेव नंबर की वैल्यू आ गई। बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं साइंटिफिक नोटेशन में। पॉइंट को मैं शिफ्ट करूंगा 2 के बाद, तो मेरे पास वेव नंबर की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2.056 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। क्योंकि मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया है 2 के बाद, तो बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 6 हैं, 3 और 3 6, तो 10 की पावर आ गई 6, क्योंकि मैंने पॉइंट को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया है। और जब भी हम पॉइंट को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर क्या आती है पॉजिटिव आती है। और वेव नंबर का यूनिट क्या होगा पर मीटर। तो यही स्टूडेंट हमारे पास आंसर है एग्जाम्पल नंबर 2.3 का। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2.4 के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे अव्वा प्रिंसिपल। जैसा कि आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर जो एरो दिखाई दे रही है, तो हमें इस तरह से ऑर्बिटल्स को फिल करना है कि इन एरोस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास है 1s, उसके बाद है 2s, 2s के बाद है 2p, फिर 3s है, फिर 3p है, 4s है, 3d है, 4p है, 5s है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसको याद रखने के लिए एक आसान से ट्रिक बता देता हूँ। आपको एक सेंटेंस याद रखना है, सारे स्टूडेंट पहले स्टडी। देखो सारे स्टूडेंट 1s 2s पहले स्टडी, 2p 3s, फिर सोशल एक्टिविटीज़, फिर क्या आएगा 3p 4s, और फिर डी 3d 4p 5s के लिए ड्यूटी पर सीखो, ड्यूटी पर सीखो। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप याद कर लो, आपकी तकरीबन तमाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो ये आपको सेंटेंस याद रखना है, सारे स्टूडेंट पहले स्टडी, फिर सोशल एक्टिविटीज़, ड्यूटी पर सीखो, ड्यूटी पर सीखो, फिर ड्यूटी पर सीखो। तो ये सेंटेंस अगर आपको याद होगा तो आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी के साथ कर सकते हो। और स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये बात भी याद रखना कि अव्वा प्रिंसिपल के अंदर हमारा s ऑर्बिटल स्टार्ट होता है 1s से, और p ऑर्बिटल हमारा स्टार्ट होता है 2p से, और d ऑर्बिटल 3d से, और f ऑर्बिटल 4f से। इसका मतलब अव्वा प्रिंसिपल के अंदर 1p नहीं आता, 1d नहीं आता, 2d नहीं आता, 1f 2f 3f नहीं आता। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है, जो सेंटेंस मैंने आपको शॉर्टकट बताया है उसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है। जैसे मैं आपसे कहूँ सारे स्टूडेंट, तो सबसे पहले आएगा 1s 2s पहले स्टडी, क्योंकि 1p नहीं आता तो अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा 2p, और उसके बाद आएगा 3s क्योंकि 2s ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद आएगा फिर सोशल एक्टिविटीज़, तो फिर आएगा 3p, और फिर सोशल एक्टिविटीज़ के लिए 3s पहले आ चुका है तो अब आएगा 4s। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है।
एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। और अगर आपको इस सेंटेंस से मुश्किल हो रहा है तो आप क्या करना, सबसे पहले ये अव्वा प्रिंसिपल का मैप बनाना और एरो को फॉलो करते जाना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाना। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एफ में 14 आते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.4, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास है सल्फ़र। सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सल्फ़र का एटॉमिक नंबर हमें गिवन है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट कराया है। कितनी वैल्यू है सल्फ़र के एटॉमिक नंबर की? 16। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अव्वा प्रिंसिपल से। तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले सारे स्टूडेंट, तो 1s2, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मैंने लिख दिया 1s2, कोमा लगाया। स्टूडेंट 2s2, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो सारे स्टूडेंट पहले यानी 2p6, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद हमारा आएगा स्टडी, तो एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मैंने लिख दिया 3s2। और लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा फिर, और पी ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं लेकिन हमारे पास 4 बचे हैं तो आप इनको काउंट कर लो। तो मैंने पी ऑर्बिटल में लिख दिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो काउंट कर लेते हैं हम, 2 और 2 हो गए 4, 4 और 6 हो गए 10, 10 और 2 हो गए 12 और 12 और 4 कितने हो गए 16। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सल्फ़र की बिल्कुल सही लिखी है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास है सोडियम, और सोडियम का आयन है। तो स्टूडेंट जब भी किसी एटम के ऊपर आयन मौजूद हो यानी चार्ज लगा हुआ हो प्लस या माइनस, तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, Z की जो भी वैल्यू गिवन है उसमें से आपको एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो Z की वैल्यू यहाँ पर है 11। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितने की करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन के लिहाज से करेंगे, क्योंकि 11 में से एक जाएगा तो हमारे पास बचेगा 10। तो फिर से वही मैंने अव्वा प्रिंसिपल को फॉलो किया है, सीक्वेंस लिखी है कहाँ तक, जहाँ तक हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए। तो सबसे पहले मैंने लिखा सारे यानी 1s2, स्टूडेंट 2s2, और उसके बाद आएगा पहले यानी 2p6। अगर आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो ये टोटल हो जाएंगे 10, 2 और 2 4, 4 और 6 10। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सोडियम की बिल्कुल सही लिखी है। तीसरे पर आ जाते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है लेकिन यहाँ पर क्लोरीन का आयन मौजूद है, माइनस की साइन लगी हुई है। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम 1 ऐड कर देंगे Z की वैल्यू में। Z हमारे पास बताया है क्लोरीन का 17, लेकिन यहाँ पर माइनस का चार्ज है तो हम क्या करेंगे 17 + 1 यानी 18 इलेक्ट्रॉन के लिहाज से हम इस एटम की क्या करेंगे, इस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे स्टूडेंट पहले स्टडी फिर इतना लिख देना है। उसके बाद S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया 2। फिर से S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने लिख दिया 2। P के अंदर 6 आते हैं, मैंने लिख दिया 6। S के अंदर 2 आते हैं। तो यहाँ तक अगर हम काउंट करें 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, हमें कितने की करनी है, 18 की करनी है। तो P में कितने आएंगे 6। तो टोटल हमारे पास ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बिल्कुल सही की है। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल्स का यूनिट नंबर 2 के। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 26 में आपको मिलेगा बुक के अंदर। यूजिंग बोर्स मॉडल डिटरमाइन द एनर्जी इन जूल ऑफ अ फोटोन प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम एन ऑर्बिट n = 5 टू n = 2। हमसे कहा है कि बोर मॉडल को यूज़ करके हमें एनर्जी मालूम करनी है एक इलेक्ट्रॉन की जो कि जंप कर रहा है कहाँ से, 5वें ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में। तो स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो कम वाली वैल्यू हमें लेनी है n1 की, तो n1 की वैल्यू मैंने ले ली 2 और n2 की वैल्यू मैंने ले ली 5। ज़्यादा वाली वैल्यू हमें लेनी है n2 की। और स्टूडेंट्स यहाँ पर k की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि फार्मूले में हम यूज़ करेंगे। क्या होती है 2.178 × 10⁻18 जूल पर एटम, और हमें एनर्जी मालूम कर दी है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एनर्जी का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है K और ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, K की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे। K को मैं एज इट इज़ रखता हूँ और n1 और n2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो K को मैंने सेम रखा, n1 की वैल्यू कितनी थी 2, तो मैंने कर दिया 2 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर n1 का स्क्वायर है। और यहाँ पर n2 की वैल्यू कितनी थी 5, लेकिन n2 का स्क्वायर है तो मैंने कर दिया 5 का स्क्वायर। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो ब्रैकेट में आ गया 1/4 माइनस 1/25। अब 4 और 25 का स्टूडेंट जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 100। सही है स्टूडेंट्स। और 4 के टेल में 100 आता है 25 से, तो मैंने यहाँ लिख दिया 25।
और यहाँ पर माइनस की साइन मैंने लगाई और 25 के टेल में 100 आता है 4 से, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4। 25 में से 4 जाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21 डिवाइड बाय 100। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने के की वैल्यू पुट की 2.178 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 और 21 को जब आप 100 से डिवाइड कराओगे तो वैल्यू आएगी 0.21। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ रही है 45.7398 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -20। अब स्टूडेंट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक बार फिर से लिख दिया। अब पॉइंट को मैं शिफ्ट करा देता हूँ 5 के बाद, तो 10 की पावर आ जाएगी 1, क्योंकि पॉइंट को मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराया है तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.5738 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -20 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो रही है यहाँ पर, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4.573। पॉइंट के बाद मैंने 3 डिजिट्स तक लिखे हैं, 8 को मैंने छोड़ दिया। 1 में से 20 जाएंगे तो मेरे पास 10 की पावर क्या आ जाएगी, -19 जूल। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 28 पर। हमसे कहा है व्हाट इज़ द वेव नंबर ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 लेवल टू n इज इक्वल टू 3 लेवल इन हाइड्रोजन एटम। हमसे कहा है कि वेव नंबर मालूम करो एक इलेक्ट्रॉन का जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है 5वें ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में। तो स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो मैंने कम वाली वैल्यू लेनी है n1 की, तो n1 की वैल्यू को मैंने रिप्रेजेंट कराया है 3 से और n2 की वैल्यू मैंने ली है 5। कम वाली वैल्यू आपको n1 की लेनी है और ज़्यादा वाली वैल्यू आपको n2 की लेनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें वेव नंबर मालूम करना है तो RH यानी रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको डेटा में लिखनी पड़ेगी, आपको याद होनी चाहिए 1.09678 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 पर मीटर। और हमें वेव नंबर मालूम करना है, वेव नंबर को मैंने v से रिप्रेजेंट कराया है, मालूम करना है और इसके ऊपर आप बार लगा देना। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो वेव नंबर का फार्मूला क्या होता है, RH ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 और n2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, RH की वैल्यू मैं लास्ट में पुट करूँगा। तो RH को मैंने सेम रखा, n1 की वैल्यू कितनी थी 3, तो मैंने कर दिया 3 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर n1 का स्क्वायर है। n2 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 5, लेकिन यहाँ पर n2 का स्क्वायर है तो मैंने कर दिया 5 का स्क्वायर। अब हम इन स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो ब्रैकेट में आ गई हमारे पास वैल्यू 1/9 माइनस 1/25। 9 और 25 का जब स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 225। 9 के टेल में 225 आता है 25 से, तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 25। माइनस की साइन लगाई और 25 के टेल में 225 आता है 9 से, तो 9 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 9। तो 25 में से जब स्टूडेंट 9 जाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 16 डिवाइड बाई 225। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम मैंने यहाँ पर 16 को डिवाइड किया 225 से तो वैल्यू आई 0.07111 और साथ में मैंने RH की वैल्यू भी पुट कर दी। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, इसको मैं लिख देता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में। तो पॉइंट को मुझे शिफ्ट करना है इस 7 के बाद, तो बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5। तो फाइनली मेरे पास वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी 7.799 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, क्योंकि पॉइंट को मैंने शिफ्ट किया है 5 डिजिट के बाद। और वेव नंबर का यूनिट क्या होता है पर मीटर, और वेव नंबर पे आप बार लगा देना। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स यूनिट नंबर 2 के। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन थर्ड ऑर्बिट, बोर कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। हमसे कहा है कि रेडियस मालूम करो हाइड्रोजन एटम का तीसरे ऑर्बिट में और बोर कांस्टेंट की वैल्यू हमें बताई है। तो स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ़ ऑर्बिट को मैंने n से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 3। और एटॉमिक नंबर जो होता है हाइड्रोजन का उसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं z से, कितनी वैल्यू है 1। और अगर हम बात करें बोर्स कांस्टेंट की, हमारे पास गिवन है कितनी वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम और हमें रेडियस मालूम करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रेडियस का फार्मूला यूज़ करेंगे, बोर्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर डिवाइड बाय z। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो बोर्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने पुट की 0.529 मल्टीप्लाई कराया n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय z की वैल्यू क्या है 1। 0.529 को मैंने सेम रखा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 9। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास रेडियस आ गया तीसरे ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम का कितना 4.761 एंगस्ट्रॉम। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है।
तो अब हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स अनसॉल्व प्रॉब्लम नंबर 2। अ फोटोन ऑफ वेव नंबर 23 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 पर मीटर इज एमिटेड व्हेन अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ हाई एनर्जी ऑर्बिट टू n इज इक्वल टू 2। हमसे कहा है कि एक फोटोन है जिसका वेव नंबर हमें बताया है 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 पर मीटर, और वो निकल रहा है जब ये आपका जंप करता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एक हायर एनर्जी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में। डिटरमाइन द ऑर्बिट, हमसे कहा है कि वो हायर एनर्जी ऑर्बिट मालूम करो। यानी स्टूडेंट्स हमें n1 की वैल्यू बताई है 2 और n2 की वैल्यू हमें मालूम कर दी है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, तो हायर एनर्जी ऑर्बिट की यानी n2 की वैल्यू हमें मालूम करनी है। एंड ऑल्सो द स्पेक्ट्रल लाइन्स अपीयर्स इन दिस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ में जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जंप करता है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी वो भी हमें मालूम करना है, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो वेव नंबर को मैंने यहाँ पर v से रिप्रेजेंट कराया है, आप ऊपर बार लगा देना कितनी वैल्यू है 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 पर मीटर, और n1 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 2 है, और साथ में RH की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर, ये मैंने एज इट इज़ लिख दी। और n2 की वैल्यू हमें मालूम करनी है यानी हायर एनर्जी ऑर्बिट की वैल्यू मालूम करनी है जिसको मैंने n2 से रिप्रेजेंट कराया है, और साथ में हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मालूम करनी है यानी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जिसको मैंने n से रिप्रेजेंट करवाया है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वेव नंबर का फार्मूला यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर बार लगा देना क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू RH यानी रेडबर्ग कांस्टेंट, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, v की यानी वेव नंबर की, RH की और n1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, n2 हमें मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर v की वैल्यू पुट की 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 इक्वल की साइन लगाई। RH की वैल्यू मैंने पुट की 1.09678 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, ब्रैकेट लगाया 1 डिवाइड बाय n1 का स्क्वायर यानी n1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2 यानी 2 का स्क्वायर, माइनस 1/n2 का स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट से, नीचे जाके डिवाइड करेगी वेव नंबर की वैल्यू से। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 को एज इट इज रखा और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर लाकर डिवाइड कर दिया। तो ये मैंने वैल्यूज डिवाइड कर दी, इक्वल की साइन लगाई और साथ में मैंने 2 का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस, और 1/n2 का स्क्वायर मैंने एज इट इज रखा। अब स्टूडेंट्स अगर आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कराओगे कैलकुलेटर से तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.209, इक्वल की साइन लगाई, और 1 को मैंने डिवाइड कराया 4 से तो वैल्यू आ गई 0.25 माइनस 1/n2 का स्क्वायर मैंने एज इट इज रखा। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ 1/n2 का स्क्वायर को मैं शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, और 0.209 को मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड पर। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर 1/n2 का स्क्वायर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर, और 0.209 को मैंने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पर। तो 0.209 राइट हैंड साइड पर आके नेगेटिव हो जाएगा और 0.25 हमारा पॉजिटिव रहेगा। फिर मैं 0.25 में से 0.209 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.041। सही है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, क्योंकि मुझे n2 की वैल्यू मालूम करनी है तो मैंने n2 का स्क्वायर और 0.041 की पोजीशन को इंटरचेंज कराया है। तो n2 का स्क्वायर में ले गया 0.041 की जगह और 0.041 को लेकर आ गया 1 के नीचे। तो n2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.041। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, मैंने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कराया तो मेरे पास वैल्यू आई 24.390। क्योंकि मुझे n2 की वैल्यू मालूम करनी है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा स्क्वायर रूट लूंगा। तो मैंने स्क्वायर रूट लिया किसका 24.390 का, तो मेरे पास n2 की वैल्यू आ गई 4.9। तो मेरे पास n2 की वैल्यू आ गई 4.9। फिर मैंने इस वैल्यू को राउंड ऑफ किया, लास्ट डिजिट मेरा ग्रेटर देन 5 है, 1 ऐड करूंगा 4 में तो मेरे पास n2 की वैल्यू आ जाएगी 5। इसका मतलब स्टूडेंट्स मेरे पास जो हायर एनर्जी ऑर्बिट था वो कौन सा था, वो 5 था, और 5 से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया था सेकेंड ऑर्बिट में। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरह से मालूम करेंगे। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को मालूम करने का फार्मूला होता है n2 माइनस n1 ब्रैकेट ओवर n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को n से रिप्रेजेंट कराया है। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। n2 की वैल्यू मेरे पास आई है 5 और n1 की वैल्यू मेरे पास थी कितनी 2। तो n2 माइनस n1 क्या होगा 5 माइनस 2, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है n2 माइनस n1, फिर से मैंने लिखा 5 माइनस 2 और प्लस 1 मैंने एज इट इज लिखा और डिवाइड बाय 2 भी मैंने एज इट इज लिखा। अब स्टूडेंट्स 5 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा 3, 5 में से 2 गए 3 और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4।
तो इसको मैंने सॉल्व किया स्टूडेंट, 3 को मैंने एज इट इज़ रखा, 2 के टेल में 4 आता है 2 से, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास कितनी हो जाएंगी 6। तो यही स्टूडेंट्स का आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे यूनिट नंबर 2 के क्लास 11 केमिस्ट्री के न्यू बुक के लिहाज से, वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में कर लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।